Yes, my dear students, very good morning to all of you in your biome academic and spiritual science classes. मेरे बायोम एकेडमी से जुड़े हुए मेरे सभी प्रिय छात्रों, आज क्लास 11th के पहले लेसन जीव जगत को हिंदी मीडियम में हिंदी माध्यम से आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे बहुत सारे छात्रों का निवेदन था कि सर इंग्लिश मीडियम को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो बेटा हमारे लिए दोनों मीडियम को प्रायोरिटी देना ये हमारी व्यवस्था है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे आपके भाई हैं, मेरे अपने हैं, और हिंदी मीडियम के भी छात्र मेरे अपने हैं। तो आज आपकी इच्छा पर मैं इस लेक्चर को लेके आया हूँ। बेटा ये पहला लेसन आपका है इस यूनिट में, पहले यूनिट में जीव जगत, जीवों का वर्गीकरण, पादप जगत और जंतु जगत, ये 4 लेसन ये पहले लेसन के रूप में, पहले यूनिट के रूप में ये इसमें शामिल है। तो इस लेसन में जो पहला लेसन है वो हमारे छात्र जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके जिसका टारगेट नीट है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उन सब छात्रों के लिए, और साथ ही साथ जो 11th में हाई नंबर स्कोर करना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के लिए भी बेटा ये पहले 5 लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और हमारी एनसीईआरटी में जो लाइन टू लाइन पाठन की व्यवस्था जो हमारे बहुत सारे सर आपको ऑनलाइन क्लास में दे रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी ट्रेंड है, अपना अपना सिस्टम है, उसी में मैं भी किसी तरह टूटू आपको कुछ बेहतर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास यह है कि लेक्चर के माध्यम से ही आपको नोट्स भी मिल जाए और एक भी पॉइंट आप इधर उधर न हो, कम से कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको मिले और आप बेहतर करें और बेहतर परिणाम पाएं। तो इस उद्देश्य को देखते हुए आज मैं इस लेसन के पहले पॉइंट को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे, आपको एक खुशी शेयर करना चाहेंगे। आपके लिए आपके बायोम में डिजिटल बोर्ड आ चुका है और कम समय में, कम से कम समय में आप भी डिजिटल बोर्ड पर इस एजुकेशन का लाभ ले सकेंगे और बेहतर ढंग से। ठीक है, तो आइए हम लोग इस लेसन की शुरुआत करें। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो अध्याय पहला है जीव जगत, अगर ध्यान दें तो इस लेसन में ही 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, जीव और जगत। इस जीव और जगत दोनों में 2 महाग्रंथों की रचना हो सकती है। दोनों के बारे में अगर स्पष्ट रूप से तैयारी करें तो यहाँ पर कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं कहना है। एक सफल विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि दुनिया में हर चीज को न जाने, किंतु वह जरूर जाने जो उसके लिए आवश्यक है। तो आज इसी चीज को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं कि आप उतना तो जानिए ही जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। आपको एक डॉक्टर बनाने के लिए जो आवश्यक है, जिस सोपान पर आप कदम रख करके नीट को क्वालिफाई करेंगे, जिस सोपान पर कदम रख करके आप क्लास 11th में हाई रैंकिंग को स्कोर करेंगे, उसके लिए कितनी जानकारी जरूरी है, उतना हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और उस संदर्भ में अगर हम आगे कदम बढ़ाएं तो सबसे पहले हम जीव शब्द को जानना चाहेंगे। बेटा जीव क्या है? सबसे बड़ी परेशानी यही कि जीव क्या है। पहला प्रश्नवाचक शब्द यही लगता है कि जीव क्या है। बिना इसको जाने इसके जगत को हम नहीं जान सकते। तो सबसे बड़ी चीज है कि जीव क्या है। अगर देखा जाए तो हमारे इस संसार में, हमारे इस नेचर में, प्रकृति में जो वस्तुएं हैं वे 3 रूपों में पाई जाती हैं। बहुत सारी वस्तुएं निर्जीव के रूप में पाई जाती हैं। निर्जीव माने नहीं, माने नहीं, जीव माने जीव। ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन है ही नहीं, वो निर्जीव हैं। ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन है वो सजीव हैं।
और ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन तो था कभी, बल्कि उस समय जब हम प्रेक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको, अब उसमें जीवन नहीं है, वे वस्तुएं क्या हैं? मृत हैं। ठीक है, तो इस आधार पे ये 3 प्रकार की वस्तुएं ही हमारे सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ, पास पड़ोस में विद्यमान हैं। ठीक, अब यहाँ प्रश्न ये है कि यह किसी भी, इस दुनिया की किसी भी वस्तु को निर्जीव बनाने के पीछे कौन सा कारण है, सजीव बनाने के पीछे कौन सा कारण है, या मृत बनाने के पीछे कौन सा कारण है? तो कारण बेटा बड़ी अद्भुत बात है कि इन तीनों का कारण एक ही है, और वो है जीवन। क्या है? जीवन। कहने का मतलब दुनिया की वे वस्तुएं जिसमें जीवन नाम की कोई चीज है, कोई गुण है, कोई लक्षण है, वही क्या है? सजीव है। ठीक है, सजीव, स माने साथ, जीव माने जीवन। इस दुनिया की वे वस्तु जो जीवन के लक्षण के साथ, जो जीवन के साथ हैं, वो सजीव हैं। और ऐसे सजीव को ही हम जीवधारी भी कहते हैं। जीवधारी, जीवन को धारण करने वाला या जीवन को धारण करने वाली वस्तु जीवधारी है। ठीक है, और जीवधारी ही क्या है? अन्य शब्दों में इसे हम जीव कहते हैं। ठीक है, तो ये जीवन क्या है? जीवन को जानने की कई दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कई पहलू हैं। जीवन एक ऐसी अमूर्त वस्तु है जिसका कोई रूप नहीं है, एक ऐसा अमूर्त वस्तु है जिसको हर किसी ने परिभाषित किया। जिस किसी से भी पूछिए वो कुछ और बताए न बताए, लेकिन जीवन की परिभाषा जरूर बता देगा। उदाहरण के रूप में किसी दुखियारे से पूछे भाई जीवन क्या है, वो कहेगा अरे यार मत पूछिए, जीवन केवल कष्ट ही कष्ट जीवन है। किसी से पूछिए कि कोई सुख में जीवन बीता रहा है भौतिक वस्तुओं के बीच में, उससे पूछिए जीवन क्या है, कहेगा अरे भैया अरे वाह, जीवन तो ऐशो आराम है यार, क्या कहना, एंजॉय है। लेकिन आज हम आपको जीवन की विडंबना को एक शब्द में या एक छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। बेटा जिस समय वो 82-83 के लगभग, जब मैं कभी इलाहाबाद इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था, बीएससी का, उस समय वहाँ की एक लोकल कॉलेज मैगजीन में एक गद्य काव्य प्रस्तुत किया गया था। बड़ी अच्छी जीवन की परिभाषा उसमें किसी ने प्रस्तुत किया था। वो चीज़ आपको शेयर करता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें बेटा ये कहा कि रात के झंझावाती तूफान में, रात के झंझावाती तूफान से पीड़ित अपने उखड़े हुए, उजड़े हुए छप्पर का निर्माण करता हुआ एक श्रमिक, एक किसान ने क्या कहा? जिंदगी क्या, जिंदगी तो एक संघर्ष है। किंतु उसी तूफानी बरसात से प्रभावित अपनी अट्टालिका पर लेटी हुई कोई 10 वर्षीय किशोरी ने सुबह जगते समय अलसा करके कहा, अंगड़ाई लेते हुए कहा, ओह जिंदगी क्या, जिंदगी तो फूलों की सेज है। कहने का मतलब कारण एक, प्रभाव अनेक, और जो जिस प्रभाव में है उसके लिए जिंदगी वही है। किंतु कोई जिंदगी को पानी का बुलबुला कहता है, कोई जिंदगी को कहानी कहता है, कोई सुखों की कहानी कहता है, कोई दुखों की कहानी कहता है, कोई जिंदगी को समय का धार कहता है। और धार कहते कहते एक कविता किसी के मुंह से फूट पड़ी। किसी ने कह दिया कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने बिगाड़े, किसी ने लिखे आंसुओं से कहानी, तो किसी ने ये समझा कि 2 बूंद पानी, 2 बूंद पानी। तो क्या है? ये जिंदगी ही तो है। इस प्रकृति के एनवायरनमेंट के प्रभाव से जो जिस तरह से प्रभावित है उसके लिए जिंदगी की परिभाषा वैसी ही है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है
कि विज्ञान न तो फिलॉसफी है, न एथिक्स है, न सोशल साइंस है, न हिस्ट्री है, न ज्योग्राफी है। साइंस है, जहाँ हर चीज़ की प्रामाणिकता होनी चाहिए। जो प्रामाणिकता के मापदंड पर मेजर्ड हो उसी को हम साइंटिफिक मानेंगे। तो साइंस के निगाह में यह जीवन क्या है। तो बेटा, ओवरऑल एनालिसिस के बाद मैंने जो पाया वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। बेटा, ये जीवन, जब तक जीवन की ये गुत्थी नहीं सुलझेगी तब तक हम सजीव, जीवधारी या जीव को नहीं समझ पाएंगे। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि जीवन लक्षणों का एक समूह है, अमूर्त, जिसका कोई रूप नहीं है। इनविजिबल कैरेक्टर्स का क्या है, एक ग्रुप है। वह कैरेक्टर जब रिप्रेजेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू तो वह जीवन के लक्षण के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यह जीवन लक्षणों का एक समूह है। कैसे लक्षण? मात्र 11 लक्षणों का समूह है। इन 11 लक्षणों को हम एक ही दृष्टि में सर कैसे याद कर पाएंगे? घबराइए नहीं, उसके लिए भी मैंने एक सूत्र सृजित किया है आपके लिए। वो क्या है? हम जानते हैं इसमें कुल 11 लेटर यूज किए गए हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे किचन में, रसोई घर में क्या होता है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को यूज किया जाता है ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए। तो एलपीजी तो हमको याद ही रहेगा। साथ साथ मोबाइल्स पर, व्हाट्सएप पर हम अक्सर एमएमएस को भेजते हैं, एमएमएस को पढ़ते हैं, तो एमएमएस से भी हम परिचित हैं। और साथ ही साथ आजकल सड़क पर देखिए जो कार्य कर रहे विभिन्न प्रकार के लिफ्टिंग के लिए विभिन्न प्रकार के क्रेनों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं जानता हूं यहाँ पे क्रेन की स्पेलिंग गलत है, लेकिन हमारे उद्देश्य के हल के लिए ये गलत स्पेलिंग ही क्रेन की क्या है, वो सही है। स्पेलिंग है CRREN। तो बेटा ये 11 लक्षण LPG MMS CRREN, यही 11 लक्षण क्या हैं? यही 11 लेटर हमारे लाइफ के 11 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, जीवन के सभी 11 लक्षणों को जान लेंगे। और सबसे बड़ी अद्भुत चीज क्या है, इस संसार की किसी भी वस्तु में इन 11 लक्षणों में से एक भी लक्षण या एक से अधिक लक्षण यदि विद्यमान हैं तो वह वस्तु निर्जीव नहीं कहलाएगी, वह वस्तु मृत नहीं कहलाएगी, वह वस्तु सजीव कहलाएगी, क्योंकि उसमें जीवन के लक्षण उपस्थित हैं। इसलिए वो सजीव है, इसलिए वो जीवधारी है, इसलिए वो जीव है, इसलिए वो निर्जीव नहीं है, इसलिए वो मृतक नहीं है, क्योंकि उसमें लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये 11 लक्षण कौन है बेटा? ये L फॉर लाइफ साइकिल माने जीवन चक्र, P फॉर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, C फॉर ग्रोथ वृद्धि, M फॉर मूवमेंट गति, M फॉर मेटाबॉलिज्म उपापचय, S फॉर सेंसिटिविटी संवेदना, C फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर कोशिकीय संरचना, R फॉर रेस्पिरेशन श्वसन, सेकेंड R फॉर रिप्रोडक्शन प्रजनन, नेक्स्ट E फॉर एक्सक्रीशन उत्सर्जन, और लास्ट N फॉर न्यूट्रिशन या पोषण। आइए ध्यान दीजिए, उबिएगा मत, एक बार में कंसेप्ट समझ जाएंगे तो लाइफ लाइन फिर इसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पे ये जो 11 कैरेक्टर हैं, इन 11 कैरेक्टर्स में ही क्लास 11th में केवल 5 कैरेक्टर के बारे में आपको पढ़ना है। कौन है? ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना है, सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ अगले स्टेप पे हम लोग चर्चा करें। तो किसी भी जीव को बनाने के लिए जीव का लक्षण चाहिए, यानी जीवन कहाँ होगा? जो जैविक लक्षणों से बना होगा। तो जैविक लक्षण यानी संरचनात्मक, जीवन के जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर हैं, संरचनात्मक लक्षण जिससे किसी जीवधारी के शरीर की रचना होती है, वो मेन 2 हैं।
इन 11 में से 2 कैरेक्टर क्या होते हैं, वो कैरेक्टर किसी जीवधारी के शरीर की संरचना के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या है? पहला कैरेक्टर बेटा यह है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, इस धरती का वह द्रव्य, वह मैटर जिसमें प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी हो, जीवन वही प्रदर्शित कर सकता है। इसके अलावा दुनिया की कोई भी वस्तु जीवन के लक्षण प्रदर्शित कर ही नहीं सकता। क्यों भाई? इस प्रोटोप्लाज्म में है क्या ऐसा जो जीवन के लक्षण प्रदर्शित कर सकता है? फिर वो जीवन का लक्षण है क्या? जीवन के लक्षण ये सभी 11 हैं। इन सबको प्रदर्शित करने का यदि गुण इस संसार के किसी मैटर, किसी द्रव्य में है तो वह प्रोटोप्लाज्म है। रासायनिक रूप से प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक होमोजीनस कोलाइडल सॉल्यूशन है। होमोजीनस कोलाइडल समांगी कोलाइडी विलयन है जो क्या होता है, जो किस अवस्था में, जो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है और उसमें प्रतिपल मूवमेंट होता रहता है। वो जो मॉलिक्यूल होते हैं उस मॉलिक्यूल्स में वो बनते तो हैं क्या, नॉन लिविंग मटेरियल से, लेकिन उस नॉन लिविंग मटेरियल में मूवमेंट होता है, साइक्लिक मोमेंट, रोटेटरी मोमेंट, और वही मोमेंट ही प्रोटोप्लाज्म में एनर्जी को जनरेट करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और यही एनर्जी क्या करती है, यही एनर्जी प्रोटोप्लाज्म को ये सब लिविंग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का पावर देती है, शक्ति देती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना क्योंकि सभी पॉइंट्स को डिटेल करना है, इसलिए संक्षेप में इतना जान लीजिए। तो ये प्रोटोप्लाज्म है। अब प्रश्न है कि प्रोटोप्लाज्म जैसा मैटर क्या इंडिपेंडेंटली फ्रीली रह सकता है? तो प्रश्न होगा नहीं। इस प्रोटोप्लाज्म के प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग बॉडी की आवश्यकता है। वह कवरिंग बॉडी चाहे लाइपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की बनी हो या सेल वॉल की बनी हो, लाइपोप्रोटीन प्लस सेल वॉल की बनी हो। तो इस प्रकार से जब यह प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाती है तो वही स्ट्रक्चर सेल कहलाती है। वही स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। तो इस प्रकार से ये 2 कैरेक्टर्स मिल करके क्या करते हैं, किसी लिविंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी जीवधारी के शरीर की संरचना करते हैं। अगर एक ही सेल में ये सब कुछ है तो वो यूनिसेलुलर लिविंग कहलाएगा। बहुत सारे सेल्स मिल करके अगर इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मल्टी सेलुलर हो जाएगा। बहुत सारे मिल करके टिश्यू लेवल, टिश्यू मिल करके ऑर्गन लेवल, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम लेवल, और ये सब मिल करके एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटा ये 2 कैरेक्टर यदि एक साथ जुड़ गए तो बाकी शेष सभी कैरेक्टर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना ही नहीं है, अतिरिक्त प्रयास आपको करना ही नहीं है, क्योंकि यही 2 कैरेक्टर सेलुलर स्ट्रक्चर में बैठा हुआ ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये ऑटोमेटिक ये रिमेनिंग 11 कैरेक्टर्स को, ये जो 9 लक्षण शेष बचे हैं, इन सबको प्रदर्शित कर देगा। और ये जो 9 लक्षण इसके अलावा बचे हुए हैं, ये फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ लाइफ कहलाते हैं, जीवन के क्रियात्मक लक्षण। और आपने सेल का डिफिनेशन भी पढ़ा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने ये भी पढ़ा है, ठीक। तो वो चीजें यहाँ चर्चार्थ हो रही हैं। अब आप देखिए, एक एक करके संक्षेप में देखते चलिए। लाइफ साइकिल, इस दुनिया का कोई भी जीव होगा क्रोमोसोमल बेस पर क्या होता है, वो अपनी एक ही लाइफ में क्या करता है, कुछ स्टेजेस वो हैप्लॉइड स्टेज में क्या करता है, बिताता है, और कुछ कम या ज़्यादा डिप्लॉइड स्टेज में क्या करता है, कंप्लीट करता है। और हर लिविंग के लाइफ में कंप्लीट लाइफ में क्या हो सकता है, ये दोनों स्टेज आती ही आती हैं। हैप्लॉइड है तो डिप्लॉइड में जाएगा, डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में आएगा। तो इस प्रकार से ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसी को हम जीवन चक्र कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपने जान लिया। ग्रोथ क्या है, वृद्धि।
ध्यान रखिएगा, किसी भी लिविंग्स या किसी भी दुनिया के किसी भी वस्तु में अगर उसके साइज, वॉल्यूम, शेप ग्रो कर रहा है या नंबर में ग्रो कर रहा है तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, यह ग्रोथ दुनिया के सभी नॉन लिविंग्स और लिविंग सब में होता है, लेकिन इस ग्रोथ, नॉन लिविंग के ग्रोथ और लिविंग के ग्रोथ में डिफरेंस होता है, जिसका हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। इस प्रकार से चूंकि लाइफ साइकिल, ग्रोथ, मूवमेंट, गति, यस डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट इज द फर्स्ट फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ लाइफ। जीवन का जो सबसे प्रथम लाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फंक्शनल, वो मूवमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी वस्तु सजीव है या निर्जीव है या मृत है, यह जानने के लिए हम सबसे पहले उसमें, उस वस्तु में मूवमेंट को ही ऑब्जर्व करते हैं। क्या करेंगे? मूवमेंट को ही ऑब्जर्व करेंगे। क्या इसमें कोई मूवमेंट है, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई मूवमेंट है? मूवमेंट है तो वो सजीव है, मूवमेंट नहीं है तो वो निर्जीव है या मृत है। ठीक है, वायरस, वायरस क्या करता है? वायरस में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिर भी क्या करता है, उसका जो डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, जब ये डीएनए किसी लिविंग बॉडी के प्रोटोप्लाज्म में पहुंचता है तो जाकर के वहां क्या करता है, अपना मूवमेंट, रेप्लिकेशन का मूवमेंट शो करता है, रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे वो बाहर होता है प्रोटोप्लाज्म से, वैसे क्या होता है, वो अपना मूवमेंट बंद कर देता है। इसीलिए हम वायरस को, विषाणु को क्या कहते हैं कि लिविंग नॉन लिविंग के बीच की क्या है, लिंक है। ठीक, अगली चीज मेटाबॉलिज्म। बेटा मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बगैर कोई भी लिविंग्स अपनी लाइफ प्रॉपर्टी के लिए एनर्जी गेन नहीं कर सकता, क्योंकि मूवमेंट मेटाबॉलिज्म के द्वारा उसको एनर्जी प्राप्त होती है। मेटाबॉलिज्म क्या है? दो प्रकार का, केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बड़े अणु टूट करके छोटे अणु को निर्माण करें और इस प्रकार से उसे केटाबॉलिज्म कहेंगे, और छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणुओं का निर्माण करें, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म दोनों शामिल है, और यही वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई जीव अपने फूड से अपने लिए रिक्वायर्ड एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इसलिए यह बहुत बड़ी आवश्यक चीजें हैं जीवन के लिए। दूसरी क्या है? संवेदना, सेंसिटिविटी। ध्यान रखना बेटा, सेंसिटिविटी, संवेदना, हमारे सराउंड्स क्या कुछ हो रहा है, इन सारे चीजों की सूचनाओं को ग्रहण करना और उसके अगेंस्ट रिएक्ट करना, ये चीजें क्या कहलाती है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करना, ये क्रिया जो है संवेदना कहलाती है। तो इस दुनिया में जितने जीव हैं, जीव में ही ये संवेदना का लक्षण होगा। वो अपने पेन या प्लेजर को फील करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पादप भी संवेदना प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हमारे जीवों जैसे, एनिमल जैसी संवेदना उनमें नहीं होती है, क्योंकि इस संवेदना को रिप्रेजेंट करने वाला जो नर्व सेल होता है वो प्लांट में नहीं होता है। इसलिए प्लांट पेन या प्लेजर को फील नहीं कर सकते हैं। वो केवल हार्मोनल एक्टिविटी के द्वारा क्या करते हैं, किसी आउटर इवेंट्स को रिसीव करते हैं या उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। जबकि हम एनिमल्स क्या करते हैं, ये हम नर्व सिस्टम के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। ये संवेदना पूरे जीवों में, ह्यूमन को अगर ले लिया जाए तो ह्यूमन क्या है, विशिष्ट रूप से संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इस पे सेल्फ कॉन्शियसनेस की एक एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर, अतिरिक्त लक्षण इसमें मौजूद होता है। स्व संवेदना। स्व संवेदना क्या है? यानी स्व संवेदना वो है जब कोई जीव क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, परिस्थितियों को आकलन करके फोरकास्ट कर सकता है। परिस्थितियों का आकलन करके भविष्यवाणी करने की जो क्षमता होती है, यह स्व क्या होता है, यह स्व संवेदना होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, जो केवल मनुष्य में होती है। और यही हटा दें तो बाकी संवेदना सभी जीवों में होती है। अगली चीज है सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में हो गया कि अगर कोई जीव है तो उसमें कोशिका जरूर होगा, चाहे वो कोशिका अवश्य होगा, वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, लेकिन किसी भी जीव होने के लिए, किसी भी वस्तु को जीव होने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, कोशिकीय संरचना हो और उसमें जीव द्रव्य उपस्थित हो।
तभी वो जीवन के लक्षण प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन कोशिकाओं में होने वाले ये जो उपापचय होता है उसका एक प्रोसेस है। जब हम शरीर में खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जब हम भोजन को, न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं तो वो न्यूट्रिशन क्या होता है, ये बड़े अणु क्या होता है, टूट करके छोटे छोटे अणुओं में उपापचय के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में विघटित होते हैं, जिसको कैटाबोलिज्म कहते हैं। अब इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ऐसे भोज्य पदार्थों का, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए ऑक्सीजन आवश्यक है। हाँ, प्रकृति में बहुत से ऐसे जीव हैं, प्रकृति में बहुत ऐसे जीव हैं जिन जो एरोबिक होते हैं, ऑक्सी जीव भी होते हैं और अनाक्सी जीव भी होते हैं। ठीक है, जो बिना ऑक्सीजन के प्रयोग किए अपने लिए ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। अगली बात क्या होती है? रिप्रोडक्शन, प्रजनन। प्रजनन जीवधारियों का वह लक्षण है जो अपने समान, अपने ही प्रतिकृति, एकदम से एग्जैक्ट कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी संतान के रूप में उत्पन्न करें, जिसको क्लोन कहेंगे, या समथिंग डिसिमिलर, कुछ भिन्न अगर संतानों को उत्पन्न कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो ऑफस्प्रिंग कहलाता है, वो संकर संतान कहलाता है। तो ये प्रजनन वो क्रिया है किसी जीव की तरह। एक कोश की जीवों में कोश का विभाजन ही प्रजनन को निर्दिष्ट करता है। ठीक है। एक्सक्रीशन, पोषण, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होंगी। मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के द्वारा शरीर में बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बन जाते हैं जिनका शरीर के लिए कोई आवश्यक नहीं होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। और पोषण, न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट करेक्टर। हर जीव अपने जीवन के लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कार्य करेगा। कार्य में ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में खर्च होगी। तो एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का बनना भी आवश्यक है। ये ऊर्जा, इस एटीपी को बनाने के लिए ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन होंगे? कच्चे पदार्थ होंगे। हमारा शरीर भट्टी की तरह कार्य करेगा, जीवों का शरीर भट्टी की तरह कार्य करता है। उस पोषण, उस खोई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वह बाहरी वस्तुओं को ऊर्जा देने वाले बाह्य पदार्थों को ग्रहण करता है। पाचन क्रिया के द्वारा कोशिकाओं में उपापचय होगा, फिर उसी भोज्य पदार्थ से क्या होगा, उसको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से पोषण क्या है? पोषण क्या है? अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जिन बाह्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, कोई जीव ग्रहण करता है, उस पदार्थ को पोषक पदार्थ कहलाता है। और पोषक पदार्थों के ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो पोषण की क्रिया है, ये भोजन भी हो सकता है और पोषण भी हो सकता है। यहाँ अंतर क्या है? हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, यदि वह भोज्य पदार्थ, वह खाने वाला पदार्थ उतनी ऊर्जा हमको दे रहा है, तो वही पदार्थ ही, वही भोज्य पदार्थ हमारे लिए पोषण हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, पोषक पदार्थ हो जाएगा। लेकिन जितनी ऊर्जा हमको आवश्यक है और जितना मैंने खाया उतनी ऊर्जा वो प्रतिपूर्त नहीं कर पा रहा है, तब वो क्या होगा? वो पोषक पदार्थ नहीं होगा, वो केवल भोजन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पूरक होगा, काम चलाएगा, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये 11 लक्षण हैं। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स और भी जानने हैं। यहाँ पे कुछ सिग्नल लगे हैं, इन 5 के बारे में हमको पढ़ना है बस, जिसे हम इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में इसको हम डील करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो लक्षण है, जीवन के लक्षण, ये लक्षण जो है 2 प्रकार के होते हैं, विशिष्ट लक्षण और अविशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण क्या? जीवन के ऐसे लक्षण जो सभी जीवधारियों में होते ही होते हों, उसका कोई अपवाद न हो, ऐसे लक्षण विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। और ऐसे लक्षण जिनका अपवाद है, अर्थात जो सभी प्रकार के जीवों में नहीं होते, वो क्या कहलाएंगे? वो अविशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ सिंबल यूज किए गए हैं जिसके द्वारा हम इन 11 लक्षणों में से विशिष्ट और अविशिष्ट लक्षण को जान लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें से वृद्धि जीवन का अविशिष्ट लक्षण है। क्यों? क्योंकि वृद्धि निर्जीवों में भी होती है, सजीवों में भी होती है, केवल जीव में ही नहीं होती, इसलिए अविशिष्ट है। उपापचय, गति, आंतरिक गति, यह सजीवों की गति है। बाह्य गति, यह
किसी बाह्य बल के द्वारा किसी में गति हो। पंखा चल रहा है, उसका स्वयं की गति नहीं है, उससे कौन घुमा रहा है? विद्युत धारा घुमा रही है, इसलिए वो बाह्य गति हुई, एक्सटर्नल फोर्स से चल रहा है। तो आंतरिक बल के द्वारा गति का उत्पन्न होना ये एक विशिष्ट लक्षण है। उपापचय का होना जीवों में विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है। संवेदना भी, कोश की संरचना भी विशिष्ट लक्षण है। श्वसन विशिष्ट लक्षण नहीं है, अविशिष्ट लक्षण है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीव जो ऑक्सी जीव होते हैं वो ही श्वसन क्रिया में क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन जो अनाक्सी जीव होते हैं वो ऑक्सीजन को नहीं लेते, इसलिए श्वसन क्या है? अविशिष्ट लक्षण है। प्रजनन, प्रजनन विशिष्ट लक्षण नहीं है, अविशिष्ट लक्षण है। क्योंकि प्रजनन इस दुनिया के हर जीवों में नहीं होता है, हर जीवों में नहीं होता। जैसे श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, खच्चर जिसका बाप गधा, जिसकी मम्मी घोड़ी, उससे उत्पन्न हुआ खच्चर। खच्चर क्या कर सकता है? खच्चर प्रजनन क्रिया के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। संतान उत्पन्न करने का प्रक्रम कर सकता है, मैथुन कर सकता है, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए खच्चर भी क्या कहा जाएगा? वो प्रजनन नहीं करता है। तीसरी चीज, श्रमिक मधुमक्खी, वो भी प्रजनन नहीं करती है। और हमारे समाज में वे मानव जो अक्सर ये कहते हैं हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मीन्स ट्रांसजेंडर्स या अक्षम इनफर्टाइल कपल्स, ये भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए ये तीन ऐसे अपवाद हैं जो प्रजनन को अविशिष्ट लक्षणों की सूची में लाके खड़ा कर देते हैं। एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म होगा तो एक्सक्रीशन होगा ही, विशिष्ट लक्षण। न्यूट्रिशन, ये लिविंग लाइफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उन्हें ऊर्जा के लिए पोषण पदार्थ चाहिए, ये विशिष्ट लक्षण हुआ। ठीक है, तो ये सारे लक्षणों का ध्यान रखते हुए अब हमको क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि हमारा विज्ञान जीवन की क्या, जीव की क्या परिभाषा देता है। ठीक है, तो यहां देखिए, जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। ये हमारी एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, एक भी लाइन मिस नहीं करनी चाहिए, उसे रट्टा मार जाइए। हमारे विज्ञान ने इतने सारे उहापोह के पश्चात जीवन का, जीव की जो परिभाषा दी उसे आप समझिए, स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र जो है वही जीव है। ऐसा तंत्र जो बाह्य उद्दीपन के प्रति या विरुद्ध अनुक्रिया की क्षमता रखता है वही जीव है, वही तंत्र क्या है? जीव है। ठीक है, चूंकि ये सभी क्रियाएं एक साथ, एक या बहुकोशिकीय जीव में एक साथ होती हैं, इसलिए ऐसा जीव या कोशिका एक तंत्र की तरह कार्य करता है जिसे हम जीव या जीवधारी कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, जितने लक्षण आपने देखा, इन सारे लक्षणों, यहां जितनी क्रियाएं हैं उन सब का कारण है, इसी में से सब कारण है स्वप्रतिकृति। स्वप्रतिकृति का लक्षण उसमें कैसे उत्पन्न होता है? कोशिका में जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उसकी जो कोश की संरचना है, और कोश की संरचना में जो प्रजनन की क्रिया होती है, उस प्रजनन की क्रिया के द्वारा रुडोल्फ विर्चो ने पहले बता दिया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस धरती पर उपस्थित पूर्व पहले से उपस्थित किसी जीव के द्वारा ही किसी अगले जीव की उत्पत्ति हो सकती है जो उसकी प्रतिकृति होती है। तो इस प्रकार से यह लक्षण इन सारे लक्षणों के मिलने से होता है। विकासशीलता का जो गुण आता है, लक्षण जो जीव प्रकट करता है, वह उसमें होने वाली उपापचय एवं प्रजनन के कारण उत्पन्न होता है। तीसरी चीज, स्वनियमनकारी, ये जो लक्षण है यह उस जीव में उपापचय, उसमें उपस्थित एंजाइम, हार्मोन तथा तंत्रिका कोशिका में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम आयन तथा ऋणावेशित मूलकों में विक्षोभ के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, और क्रियाशीलता, ये जो एक्टिवनेस है, ये सारी क्रियाओं को प्रजनन करने वाला क्या है? ये तंत्र की तरह जो कार्य करे, जो वस्तु कार्य करे, और जो बाह्य उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन क्या है? उस जीव शरीर से बाहर या अंदर जो प्रकाश, ताप, दाब एवं रसायन इत्यादि के प्रति जो रिएक्ट करने की
उसमें गुण होता है के प्रति या विरुद्ध अनुक्रिया की क्षमता रखे। अनुक्रिया की क्षमता माने रिएक्ट करने की जो क्षमता रखे। रिएक्ट कैसे करेगा? रिएक्ट या होम्योस्टैसिस समस्थैतिकी के द्वारा करेगा या अनुकूलन के द्वारा करेगा। अब यहाँ पे आपको जानना है समस्थैतिकी क्या है। कोई क्षणिक उद्दीपन हो, कोई बाह्य शरीर के बाहर या शरीर के अंदर कोई क्षणिक उद्दीपन इनके द्वारा उत्पन्न किया गया या किसी रसायन द्वारा उत्पन्न किया गया हो, और उस उद्दीपन को अपने अनुकूल अपने शरीर में बिना कोई अस्थायी परिवर्तन किए अगर वो उस उद्दीपन को क्या कर रहा है, उसके लिए अपने को अनुकूलित कर ले रहा है या उसे सह ले रहा है बिना अपने को बदले, यह क्रिया क्या कहलाती है? समस्थैतिकी कहलाता है या होम्योस्टैसिस कहलाता है। दूसरी क्या चीज है? कोई वायु उद्दीपन दीर्घकालिक हो, लंबे समय तक शरीर पर प्रभाव डालने वाला हो। उस लंबे समय के प्रभाव डालने वाले उद्दीपनों के प्रति कोई जीव जब अपने शरीर में अस्थायी रूप से परिवर्तन करके उन सारे परिवेशों को अपने अनुकूलित कर लेता है, तब इसको अनुकूलन या एडाप्टेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से जीव क्या करता है? इस प्रकार की क्षमता रखने वाला वह तंत्र जो इस प्रकार की क्षमता रखता है उसी को हम क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। ठीक है, अब लास्ट का पॉइंट बच गया। लास्ट के पॉइंट को समझाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे जो जगत शब्द आया है, अब इसको अगर हम एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटा देंगे तो आप जो है समझने नहीं पाएंगे। 1 मिनट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम जरा जीव के जगत के बारे में जानेंगे। जीव जगत क्या है? जीव जगत माने इस संसार में, इस प्रकृति में जहां तक जीव का प्रसार है वही जीव का जगत है, वही जीव का जगत है, वही जीवों का संसार है। अगर इसका हम परीक्षण करें तो हम पाते हैं इस धरती पर, यानी जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल में उपस्थित ये जो जल मंडल है, जल मंडल में प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त, ठीक है, इसके बाद ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट, ये क्या होता है? ये जलमंडल, ये पहाड़ वगैरह स्थल मंडल, और इसके ऊपर बाहरी वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के बीच वह सीमा, वह परिधि जिसके बीच में जीव पाए जाते हैं वही जैवमंडल कहलाता है। हम ध्यान दें तो धरती समुद्र तल से जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 8,848 मीटर, इतना ऊंचा है, लेकिन इस ऊंचाई पर मात्र 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जीव पाए जाते हैं। 6 किलोमीटर या 6,000 मीटर तक पाए जाएंगे। और जलमंडल में ये जो मैरियाना गर्त है, ये जो है 11.7 क्या है? 11.7 किलोमीटर इसकी गहराई है। इसमें क्या होता है? केवल 8 किलोमीटर, यहां से केवल 8 किलोमीटर तक ही क्या होते हैं? जीव पाए जाते हैं, इससे नीचे नहीं पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो जीवों का मंडल है वो समुद्र तल की गहराई में 8 किलोमीटर और धरती के तल से ऊपर 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जीव पाए जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर या जीवमंडल। यही जीवमंडल ही क्या है? जीवों का जगत है, जीवों का जगत है। ठीक है, अब इस जीवों के जगत को लेसन 2 में हम लोग जो वर्गीकरण करेंगे, तो आर.एच. व्हिटाकर ने जो 5 जगत बताया, इस धरती पे जो जीवों का 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 जगत के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना अध्ययन करने के बाद अब हम लोग हमारी एनसीईआरटी में जो जीवन के 5 विशिष्ट लक्षण बताए गए हैं, उन विशिष्ट और अविशिष्ट 5 लक्षणों का हम लोग एक एक करके अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और प्लीज डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट
स्वयं भला करने के लिए आप अच्छा कीजिए। और इस हमारी बातें यदि आपको पसंद आई हों तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कोऑपरेट कीजिए, जिससे वो भी इसको आसानी से पढ़ करके कुछ बेहतर कर सकें। यस डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स टू यू। ओके बाय।